बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी डाइजेस्ट का तहलका है सिलसिला। जुल्म व सितम के शोलों में जलने वाले एक मासूम जहन की लर्जा है सरगुज़श्त। आतिश फ़िशां। रावी वजदान अली। तहरीर इकबाल काज़मी। आवाज़ डॉक्टर सिद्रा इमरान। नावल शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। तो चलें शुरू करते हैं। आतिश फ़शां। उसके बाद सदमा कम होता चला जाएगा और ये अपने आप को संभाल लेगा। और उसके बाद प्रताप सिंह बोला, क्या वजदान ये सब कुछ भूल जाएगा? उसने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है उसे फरमोश कर देगा? नहीं, डॉक्टर रहमान ने कहा, वजदान ये सब कुछ नहीं भूल सकेगा। ये वाक़या भयानक याद बनकर उसके दिमाग में चिपका रहेगा और शायद यही भयानक याद उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदल दे। उसे अपनी ज़िंदगी का रास्ता बदलना होगा। प्रताप सिंह ने कहते हुए वजदान की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। इंजेक्शन भी अपना असर दिखा रहा था और वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में भी वो सिसकियां भर रहा था। प्रताप सिंह 3 दिन तक बड़ा मसरूफ़ रहा था। आबद अली और शगुफ्ता की तदफीन का बंदोबस्त उसने डॉक्टर रहमान से मिलकर किया था। आबद अली एक मुखलिस और मिलनसार आदमी था। इस जजीरे पर उसके कई दोस्त थे जिसमें हर कौमियत के लोग शामिल थे। इसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। तदफीन, कुरान ख़ानी और सोम वगैरह के तमाम इंतज़ामात डॉक्टर रहमान और उसके मुसलमान दोस्तों ने किए थे। वजदान इस दौरान में ज़्यादातर नींद की कैफियत में रहा था। डॉक्टर रहमान उसका ख्याल रखे हुए था। वो हर 2-3 घंटों बाद उसे देख लेता था। चौथे रोज़ डॉक्टर रहमान ने उसे इंजेक्शन नहीं लगाया क्योंकि उनके ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं रही। नींद और बेदारी के वक्फों के दौरान में डॉक्टर रहमान और प्रताप सिंह उसी से इस तरह की बातें करते रहते थे जिससे सदमे का असर कम हो जाए और उसमें हौसला पैदा हो। वजदान एक बाहिम्मत लड़का था। उसके जहन ने बहुत जल्द सूरत हाल को कबूल कर लिया। प्रताप सिंह की बातों ने भी उसे संभलने में बड़ी मदद दी थी। इस दौरान में अखबारात बड़ी बाकायदगी से नुमाइंदा तौर पर इस वाक़े को कवरेज देते रहे थे। जजीरे पर यूं तो वारदातें होती ही रहती थीं। अखबारात में जराइम के खबरें भी छपती थीं, लेकिन दोहरे कत्ल की ऐसी खौफनाक वारदात कभी नहीं हुई थी। इसलिए अखबारात भी इसे अच्छी खासी अहमियत दे रहे थे और लोग भी दिलचस्पी से ये खबरें पढ़ते थे। हर शख्स ये जानना चाहता था कि कातलों का सुराग मिला या नहीं। अखबारात के नुमाइंदे और फोटोग्राफर बार बार प्रताप सिंह के घर चक्कर लगा रहे थे। वो लोग वजदान का इंटरव्यू छापना चाहते थे, लेकिन प्रताप सिंह ने किसी को भी वजदान के करीब नहीं पटकने दिया। पुलिस भी वजदान का बयान लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर रहमान ने इजाज़त नहीं दी। उसने पुलिस पर वाज़िया कर दिया था कि वजदान अभी ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि पुलिस के सवालात के जवाब दे सके। अखबारात ने भी ये लिखा था कि वजदान इस लर्जा हेज़ वारदात का वाहिद चश्मदीद गवाह है। वो एक तरफ अगर पुलिस के लिए अहम था तो दूसरी तरफ कातिलों के लिए भी बड़ी अहमियत रखता था। अखबारात ने यह अंदेशा भी ज़ाहिर किया था कि आबद अली और शगुफ्ता के कातिल वजदान को भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनकी हिफाजत का माकूल इंतज़ाम किया जाए। पुलिस ने इसकी हिफाजत के लिए 2 कांस्टेबल तैनात किए थे और अखबारात ने इन पर अदब एतमान का इजहार किया था। एक हफ्ता गुजर गया। सूरत हाल इस कदर नॉर्मल हो गई थी और डॉक्टर रहमान के ख्याल में वजदान भी अब इस काबिल था कि पुलिस का सामना कर सके, इसलिए उसने पुलिस का इसका बयान लेने की इजाज़त दे दी। इंस्पेक्टर च्यांगशू और होमिसाइड ऑफिसर वजदान के सामने बैठे हुए थे और वजदान उन्हें बता रहा था कि उस रोज़ ये वाक़या किस तरह पेश आया था। तुमने कहा था कि तुम्हारे डैडी ने उस शख्स को दारा के नाम से मुखातब किया था, होमिसाइड ऑफिसर ने कहा। क्या तुम बता सकते हो ये दारा कौन है? इससे पहले तुमने उसे देखा था? वो तुम्हारे डैडी से मिलने तो आता होगा। नहीं, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा, वजदान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो कभी मेरे डैडी से मिलने के लिए नहीं आया। अपने डैडी और मम्मी की बातों में तुमने कभी उनका नाम सुना था? ऑफिसर ने पूछा। हाँ, वजदान ने जवाब दिया। कत्ल से चंद रोज़ पहले एक रात डैडी जब घर आए तो बहुत खौफज़दा थे। उस रात मैंने मम्मी और डैडी की बातें करते हुए सुना था। डैडी कह रहे थे कि मलक नवाज़िश अली हमें नहीं भूला और दारा आ गया है। मलक नवाज़िश अली कौन है? होमिसाइड ऑफिसर ने पूछा। ये बच्चा उसे नहीं जानता। मैं भी आपको बताऊंगा
کہ ملک نوازش علی کون ہے اور دارا کون ہے، پرتاپ سنگھ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اس رات تم نے دارا کو دیکھا تھا، کیا تم اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ افیسر نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وجدان چند لمحے خاموش رہا اور پھر دارا کا حلیہ بتانے لگا۔ دارا اور اس کے آدمیوں نے کار سے اتر کر جب ان لوگوں کو گھیرا تھا تو اس وقت وجدان اگرچہ خوفزدہ تھا لیکن دارا کا حلیہ اسے یاد تھا۔ اس خونی کا چہرہ اس کے ذہن کے لوح پر ثبت ہو کر رہ گیا تھا، وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، ہومیسائیڈ آفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا، اب تم آرام کرو بیٹا اور دل و دماغ سے زیادہ بوجھ مت ڈالو۔ تم جوان ہو اور باہمت لڑکے ہو، تم نے جس طرح یہ صدمہ برداشت کیا ہے یہ قابل تعریف ہے۔ ہم تمہارے ڈیڈی اور ممی کے قاتلوں کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، وہ قانون کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اگر قانون انہیں نہ ڈھونڈ سکا تو میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو تلاش کروں گا، وجدان نے کہا۔ ان سب نے وجدان کو چونک کر دیکھا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دل خوش کیتا ہی پتر، پرتاپ سنگھ وجدان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا، اگر قانون تمہارے ماں باپ کے قاتلوں کو سراغ نہ لگا سکا تو تم انہیں تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچاؤ گے۔ ان کی تلاش میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور وہ یہاں نہ ملے تو ہم پاکستان جائیں گے، وہاں بھی نہ ملے تو پوری دنیا میں انہیں تلاش کریں گے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پولیس افیسر گھور کر پرتاپ سنگھ کی طرف دیکھنے لگے۔ رخصت ہونے سے پہلے جب پرتاپ سنگھ سے ہاتھ ملا رہے تھے تو انسپکٹر چیانگشو نے کہا، پرتاپ سنگھ تم ہم سے ملنا، تم سے بات کرے گا۔ ضرور ملوں گا انسپکٹر، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر ارمان کچھ دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ بھی چلا گیا۔ پرتاپ سنگھ اسے چھوڑنے کے لیے باہر کے دروازے تک آیا تو ایک فوٹوگرافر دروازے پر متعین پولیس والوں سے بحث کر رہا تھا۔ وہ ان سے اندر جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا تاکہ وجدان کی تصویریں کھینچ سکے۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں بحث کر رہے ہو ان سے؟ پرتاپ سنگھ نے گھورا۔ ایک تصویر، صرف ایک تصویر بنانا چاہتا ہوں پرتاپ سنگھ جی، فوٹوگرافر نے کہا۔ وہ اسٹریٹ ٹائم فوٹوگرافر تھا اور یقیناً پرتاپ سنگھ کو جانتا تھا۔ ایک کیا، تم جتنی تصویریں بنا لو میرے یار، پورا رول کھینچ ڈالو، میں تیار ہوں۔ پرتاپ سنگھ اپنی پگڑی درست کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ کی تصویر نہیں سردار جی، اس بچے کی تصویر، فوٹوگرافر نے کہا۔ کیوں، میرا چوکنا پسند نہیں آیا؟ پرتاپ سنگھ نے اسے گھورا۔ آپ کی ایک تصویر تو میں چھاپ چکا ہوں سردار جی، اگر آپ مجھے اس بچے کی ایک تصویر کھینچنے دیں تو میرا کیریئر بن جائے گا، فوٹوگرافر بولا۔ اور اس بچے کے کیریئر، بلکہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، پرتاپ سنگھ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ عقل سے کام لو تم لوگ، تم جانتے ہو وہ اس واردات کا واحد چشمدید گواہ ہے اور قاتل اسے نہیں پہچانتے۔ اگر اس کی تصویر اخبار میں چھپ گئی تو وہ آسانی سے شناخت کر لیا جائے گا اور شاید اس کے بعد 2-4 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے۔ جا میرے یار، بیچ میں چلا جا، وہاں کسی چٹی چمڑی والی میم کی تصویر کھینچ کر اخبار میں چھاپ دینا۔ سردار جی نہیں بھائی، اب تم یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہے، پرتاپ سنگھ نے سرد میری سے جواب دیا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ گھر میں پرتاپ سنگھ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آ کر کچھ دیر تک وجدان سے باتیں کرتا رہا اور پھر کچن میں آ کر چائے بنانے لگا۔ پرتاپ سنگھ اس گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کی عمر اگرچہ 50 کے لگ بھگ تھی لیکن صحت مند، قابل رشک تھی۔ اچھی صحت کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتا تھا۔ پرتاپ سنگھ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ سنگاپور آیا تھا تو اس کی عمر 15 سال تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی محنت کی تھی۔ اس کے باپ گورکھ سنگھ کی جلندھر میں کریانہ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ چھوٹا سا مکان تھا لیکن دکان اتنی نہیں چلتی تھی۔ سرمائے کی کمی کی وجہ سے دکان کا سامان پورا نہیں تھا۔ اکثر گاہک مطلوبہ چیز نہ ملنے کے باعث واپس چلے جاتے تھے۔ انہی دنوں گورکھ سنگھ کے ایک رشتہ دار 2 سال سنگاپور میں رہنے کے بعد واپس آیا تو اسے دیکھ کر گورکھ سنگھ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شخص جب جلندھر سے گیا تھا تو اس کے پاس صرف تن کے کپڑے تھے اور 2 سال بعد واپس آیا تو محلے والے بھی اسے دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے تھے۔ وہ اتنا پیسہ اور سامان لے کر آیا تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے صرف 2 سال میں کمایا ہے۔ حالانکہ 2 سال کے اس عرصے کے دوران میں بھی وہ اپنے گھر والوں کو ہر مہینے پیسے بھیجتا رہتا تھا۔
उसे देखकर गोरख सिंह यही समझा कि सिंगापुर में खून बरसता है। जलंधर में रहकर वो गुर्बत और इफ्लास की चक्की में पिस रहा था। कहने को वो दुकानदार था, लेकिन हकीकत ये थी कि दुकान की कमाई से उसका अपने घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। हालांकि उसका कुंबा सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल था। वो खुद, उसकी बीवी और 2 बच्चे, एक प्रताप सिंह और दूसरी उसकी बहन सरिंदर कौर। गोरख सिंह ने भी सिंगापुर जाने का फैसला कर लिया। उसने दुकान और मकान बेच दिया और 1.5 माह के अंदर अंदर सिंगापुर पहुंच गया। यहाँ आके उसे पता चला कि सिंगापुर में भी जायज जराए से दौलत कमाना आसान नहीं है। वो कुछ अरसा मेहनत मजदूरी करता रहा, फिर उसे एक पुरानी टैक्सी सस्ते दामों मिल गई और वो टैक्सी चलाने लगा। प्रताप सिंह को पढ़ने का शौक था। उसे तारीख से दिलचस्पी थी। इस खूबसूरत जजीरे के सैरो सयाहत के दौरान उसे एहसास हुआ कि जजीरे की तारीख पर एक दिलचस्प किताब लिखी जा सकती है। उसने महकमा सियाहत से राब्ता कायम किया और उसे ये जानकर बड़ी मायूसी हुई कि महकमा सियाहत पहले ही ऐसी एक नई कई किताबें छाप चुका है। मगर प्रताप सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और बिलाखिर एक मेहरबान के तवस्सुत से सिंगापुर के एक सुपर डेलक्स होटल से उसका मुआहदा हो गया। होटल ने मुख्तलिफ ममालिक में अपनी पब्लिसिटी के लिए पहले ही एक मंसूबा बना रखा था। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ ज़बानों में कई किताबचे छप चुके थे। प्रताप सिंह ने हिंदी जुबान में किताबचा लिखने का मुआहदा हुआ था। प्रताप सिंह हिंदी जुबान में बहुत अच्छी तरह जानता था। उससे ये मुख्तसर सा किताबचा लिखने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उसका लिखा हुआ किताबचा बहुत पसंद किया गया। खूबसूरत तस्वीर ने इसमें और भी खूबसूरती पैदा कर दी थी। हकीकत ये थी कि अपने तौर पर सिंगापुर की तारीख मुरतब करने में प्रताप सिंह ने बड़ी मेहनत की थी और इसमें कई महीने लगे थे। 226 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैले हुए इस जजीरे को जनूबी एशिया का दरवाज़ा कहा जा सकता है। यहाँ एशिया की तमाम तहजीबें मौजूद हैं। ये छोटा सा खूबसूरत जजीरा मलेशिया के कदमों में वाक़या है। एक तंग सी समुद्री पट्टी उसे मलेशिया के मेनलैंड से अलग करती है। मिडल ईस्ट, जनूबी एशिया और चीन के समुद्री रास्तों के संगम में होने की वजह से सियाहत और तजारत का बहुत बड़ा मरकज है। सिंगापुर में हिंदुस्तानी बाशिंदों की आमद 1800 में शुरू हुई। एक तजारती मुआहदे के तहत कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के बरतानवी अफसरों ने सिंगापुर में काम लेने के लिए हिंदुस्तानी कैदियों को वहां भेजना शुरू कर दिया। वहां उन्हें जेलों में रखने के बजाय मुकम्मल आज़ादी दे दी गई। वो अपनी पसंद के कारोबार करने लगे। हिंदुस्तानी बाशिंदे जिस इलाके में इबाद हैं उसे लिटिल इंडिया कहा जाता है। ये इलाका सीजन गोल्ड रोड पर वाक़या है। यहाँ पहुंचकर यही महसूस होता है कि जैसे भारत के किसी कदीम इलाके में आ गए हों। यहाँ हर किस्म की दुकानें और ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। प्रताप सिंह का मुरतब किया हुआ हिंदी ज़ुबान में छपा हुआ ये किताबचा इस सुपर डिलक्स होटल की तरफ से हिंदुस्तान में तकसीम किया गया था और प्रताप सिंह को इस किताबचे की तैयारी के सिलसिले में $1000 मिले थे। इस काम का ये मुआवजा अगरचे बहुत कम था, लेकिन प्रताप सिंह ने उसे भी गनीमत समझा था। इस आमदनी के अलावा उसे किताबचे का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि सिंगापुर की तारीख से आगाही के अलावा उसे इस जजीरे के चप्पे चप्पे से वाकफियत हो गई थी। प्रताप सिंह कॉलेज के आखिरी साल में था। फाइनल एग्ज़ाम्स होने में तकरीबन 2 महीने बाकी थे। उस रोज वह कॉलेज से वापसी पर अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया। वहाँ से वापस आया तो शाम के 6 बज चुके थे। सारा दिन उसका बाप गोरख सिंह टैक्सी चलाता था। रात 8 बजे के बाद प्रताप सिंह टैक्सी चलाया करता था। इन दिनों उनकी रहाइश लिटिल इंडिया में वाक़या एक तंग सी गली के छोटे से मकान में थी। टैक्सी बाहर मेन रोड पर किराए के एक गैराज में खड़ी की जाती थी। उस रोज घर की तरफ जाते हुए से गैराज के सामने टैक्सी खड़ी हुई नजर आई। उसे उस वक्त टैक्सी देखकर हैरत हुई, क्योंकि आमतौर पर उसका बाप शाम 7 बजे वापस आया करता था। की गल है बापू, आज तुम जल्दी आ गए? उसने घर दाखिल होकर बाप का सामना करते हुए पूछा। आहो पुत्र, गोरख सिंह ने जवाब दिया। पाकिस्तान से एक फैमिली सैरो तफरी के लिए आई है। उन्होंने मुझे रात भर के लिए बुक कर लिया है। 7 बजे जाना है। मैंने सोचा टैक्सी को कुछ आराम करा दूं। मुझे जाना होगा? प्रताप सिंह ने सवालिया निगाहों से बाप की तरफ देखा। नहीं, मैं ही जाऊंगा, गोरख सिंह ने जवाब दिया। तुम्हारी बहन और माँ खारा सिंह के घर जा रही है। मैं उन्हें छोड़ता हुआ जाऊंगा। तुम रात 10 बजे के करीब उन्हें जाकर ले आना। ठीक है बापू, इस दौरान मैं थोड़ा पढ़ लूंगा, प्रताप सिंह ने कहा। 5-10 मिनट बाद प्रताप सिंह के घर वाले चले गए और वो पढ़ने के लिए बैठ गया और फिर उसके बाद उसे अपनी बहन और माँ बाप को देखना नसीब नहीं हुआ। 9 बजे के करीब उसे इत्तला मिली कि उसके घर वालों
کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اطلاع لانے والا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہی تھا۔ پرتاپ سنگھ اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ برکت نام کا وہ ادھیر عمر ٹیکسی ڈرائیور مسلمان تھا۔